देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है। कंपनी के स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आते ही चढ़ते जाते हैं। इन्फोसिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस, रिलायंस और एचडीएफसी के बाद $100 बिलियन का मार्केट कैप छूने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन चुकी है। इन्फोसिस पिछले कुछ साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक बन चुकी है। इसकी वजह साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस के अलावा वर्क फ्रॉम होम सेटअप के बढ़ने से क्लाउड कंप्यूटिंग की तेज होती मांग है। $4.3 बिलियन यानी 31,000 करोड़ सेल्फ वर्थ के मालिक एन नारायण मूर्ति की कहानी सपने देखने और उसे पूरी करने के जिद की कहानी है। भारत की आईटी टेक्नोलॉजी को दुनिया के नक्शे पर सबसे अहम पहचान दिलाने वाले नारायण मूर्ति की खड़ी की हुई कंपनी इन्फोसिस क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में आज भी दुनिया में सबसे आगे खड़ी है। 39 साल का तजुर्बा, $14.2 बिलियन का रेवेन्यू, 50 देशों में 2,60,000 लोगों के साथ इन्फोसिस एन नारायण मूर्ति के सपनों की उड़ान है। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के एक साल पहले मैसूर के कोलार के चिटलागट्टा गांव में नागावरा रामाराव के घर नारायण मूर्ति ने 20 अगस्त 1946 में पहली बार अपनी आंखें खोली। पिता रामाराव हाई स्कूल में मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाते थे। घर में 5 बेटियां और नारायण मूर्ति सहित 3 बेटे थे और रामाराव कमाने वाले अकेले। लेकिन फिर रामाराव के टीचर होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत समझ में आ गई थी। नारायण मूर्ति को बचपन से ही पता लग गया था कि अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो जरिया एक ही, एजुकेशन। पिता रामाराव का अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए नारायण मूर्ति को मैसूर, श्रीनिवासपुर, मांड्या, मेदिकरे और तुमकुर के कई सरकारी स्कूलों के साथ साथ शारदा विलास विद्यालय में भी पढ़ने का मौका मिला। मूर्ति पढ़ने में बहुत होशियार थे। आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट भी उन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन पिता रामाराव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें आईआईटी भेज सके। हालांकि मूर्ति को स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो साल के आखिर तक मिलती। हर महीने उन पर खर्च करने के लिए अलग से 100 रुपये कहाँ से आते हैं। नतीजा, नारायण मूर्ति ने मैसूर से ही इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और 1967 में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली। लेकिन आईआईटी जाने के लिए मूर्ति इस कदर बेचैन थे कि उन्होंने इस बार पूरी स्कॉलरशिप हासिल की और आईआईटी कानपुर में एमटेक में एडमिशन ले लिया। यहाँ मूर्ति की कंप्यूटर्स में दिलचस्पी जागी और सिर्फ 2 साल में वो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स की पोजीशन में आ गए। एमटेक की डिग्री मिलते मिलते नारायण मूर्ति को 4 नौकरी के ऑफर्स भी मिल गए थे। घड़ी की कंपनी एचएमटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा की टेल्को और एयर इंडिया से। पैसे भी अच्छे थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में मूर्ति के फेवरेट प्रोफेसर कन्हैया ने उन्हें अहमदाबाद के आईआईएम में नौकरी का ऑफर देकर कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पैसे तो कम थे, लेकिन काम नारायण मूर्ति के मन का था। दरअसल आईआईएम अहमदाबाद में एक बिल्कुल नया कंप्यूटर आया था, जो उस वक्त का सबसे शानदार कंप्यूटर था। इसलिए मूर्ति ने 800 रुपये महीने पर यहाँ सिस्टम प्रोग्रामर की नौकरी शुरू कर ली। दिन के 20 घंटे नारायण मूर्ति इस कंप्यूटर के आगे ही बिताते थे। इस दौरान मूर्ति का एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। फ्रांस की एक कंपनी SESA ने मूर्ति से संपर्क किया और उन्हें पेरिस में चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट के माल विभाग में डेली वर्क के कंप्यूटर एनालिटिक्स का काम दे दिया। मूर्ति ने इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जिसे एक ही वक्त में 400 लोग इस्तेमाल कर सकते थे। इस नौकरी के दौरान नारायण मूर्ति ने फ्रेंच सीखी। जिंदगी में गरीबी झेल चुके मूर्ति थोड़ा लेफ्टिस्ट भी हुए। पेरिस में 3 साल बिताने के बाद उनके पास सिर्फ $450 बचे थे। ऐसे में मन में ख्याल आया कि वो यहाँ से इंडिया रोड से ट्रैवल करेंगे और इस दौरान जिन जिन लेफ्टिस्ट देशों से गुजरेंगे वहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे। नतीजा, नारायण मूर्ति ने लंबी लंबी रेल जर्नी शुरू कर दी। बुल्गारिया बॉर्डर के पास नीस रेलवे स्टेशन पर वो सोफिया एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट में एक महिला से बात करने लगे। इस बातचीत का बेस पूंजीवाद था। इस दौरान लड़की से उनकी लंबी बातचीत से उसका मेल बॉयफ्रेंड इतना भड़क गया कि अगले स्टेशन पर उसने पुलिस बुला ली और मूर्ति पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जासूस है, वो कम्युनिस्ट देशों की बुराई कर रहे हैं। पुलिस ने मूर्ति को ट्रेन से उतारा और एक बेहद ठंडे कमरे में 3 दिनों तक बगैर खाने के बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन्हें इस कैद से निजात मिली।
108 घंटे तक भूखे रहने और नज़रबंद रहने के बाद नारायण मूर्ति के सिर से लेफ्टिज्म गायब हो गया। वो इंडिया आए तो सरकारी नौकरी में उनका मन नहीं लगा और 1977 में उन्होंने पटनी कंप्यूटर सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया। इस कंपनी के मुंबई ऑफिस में काम करते हुए उनकी मुलाकात टेल्को में काम कर रही सुधा मूर्ति से हुई। वो भी इंजीनियर थी, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस थी और सबसे बड़ी बात, टेल्को की पहली महिला इंजीनियर थी। धीरे धीरे नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति करीब आ गए। सुधा मूर्ति ने नारायण मूर्ति से अपने कोर्टशिप के दिनों के बारे में बताते हुए कहा कि तब नारायण मूर्ति के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। सुधा उनसे बड़े घर की थी और अच्छा कमाती भी थी। ऐसे में जब भी दोनों कहीं बाहर खाना जाते तो नारायण मूर्ति कहते कि पैसे तुम दे दो और इसे अपनी डायरी में लिख लो, मैं बाद में चुका दूंगा। हालांकि वो बात कभी आया नहीं। सुधा मूर्ति की डायरी में उसका हिसाब 4000, वो भी उन दिनों में पहुंच गया था। 10 फरवरी 1978 को जब नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की शादी हुई तो शादी पर सिर्फ 800 रुपये का खर्च आया, जिसे दोनों ने आधा आधा बांटा। जल्द ही पटनी कंप्यूटर्स की ओर से नारायण मूर्ति को अमेरिका भेजा गया। सुधा भी उनके साथ आ गई। वहां से लौटने के बाद दोनों ने मुंबई में अपना घर बसाया। पटनी में नारायण मूर्ति का ओहदा काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ उनकी मुलाकात इन्फोसिस के एक और फाउंडर नंदन नीलकेनी से भी हुई और उनके कुछ और दोस्त भी बने जो रोज़मर्रा के काम से कुछ अलग करना चाहते थे, क्योंकि मूर्ति का मानना था कि कंप्यूटर हार्डवेयर के मुकाबले सॉफ्टवेयर में ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा है। उन दिनों भारत में कंप्यूटर इंपोर्ट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन मूर्ति और उनकी टीम को भरोसा था कि वो विदेशों में भारत से सॉफ्टवेयर बनाकर कंप्यूटर सर्विसेज देकर आगे बढ़ सकते हैं। आड़े आ रहा था पैसा, जो मूर्ति के पास था नहीं। एक दिन मन बनाकर मूर्ति सुधा मूर्ति के पास पहुंचे और कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करना चाहता हूँ। सुधा हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले मूर्ति एक कंपनी शुरू करके नुकसान उठाकर उसे बंद कर चुके थे। बहस हुई, लेकिन जिद्दी नारायण मूर्ति की बात मानी गई। सुधा ने मुश्किलों से जुटाई 10,000 रुपये की रकम नारायण मूर्ति को दी और साथ में दिया 3 साल का वक्त। इस दौरान सुधा के ऊपर घर चलाने की भी जिम्मेदारी थी। अपने 6 दोस्तों एन राघवन, नंदन नीलकेनी, गोपाल कृष्णन, के दिनेश, एस शिबूलाल और अशोक अरोड़ा के साथ उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत पुणे में 2 जुलाई 1981 में कर दी। नारायण मूर्ति का घर ही उनका ऑफिस बन गया। सुधा मूर्ति क्लर्क, कुक, प्रोग्रामर, सारी जिम्मेदारियों को निभाने वाली पार्टनर बन गई। 1983 में इन्फोसिस को अपना पहला ग्राहक बेंगलोर की माइको कंपनी के साथ मिला और इसी के साथ इन्फोसिस का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया। बेंगलोर के जयनगर के एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में इन्फोसिस का ऑफिस था और उधर नंदन नीलकेनी और शिबूलाल की फैमिली भी नारायण मूर्ति के परिवार के साथ ही रहती थी, क्योंकि पैसे थे नहीं। खैर, मुश्किलों के दिन गुजरे और इन्फोसिस को इंटरनेशनल कस्टमर्स मिलने लगे। 1987 में इन्फोसिस ने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस अमेरिका के बोस्टन में खोला। कंपनी आगे बढ़ी तो नारायण मूर्ति ने सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बदले कंपनी के शेयर देने शुरू किए। 1993 में जब इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी तो 95 रुपये से इसके शेयर मार्केट में आए। उस वक्त जिसने इन्फोसिस के शेयर खरीदे वो करोड़पति हो गया। और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ को जो स्टॉक ऑप्शन दिया था, उसकी बदौलत देश के पहले करोड़पति एम्प्लॉयज़ इन्फोसिस के ही बने। 1999 तक इन्फोसिस का टर्नओवर $10 करोड़ हो गया था और नैस्डैक में लिस्ट होने वाली इन्फोसिस पहली इंडियन कंपनी बनी। साल 2000 में इन्फोसिस की वैल्यू 20 करोड़, अगले साल 40, उसके अगले साल 50 करोड़ और 2004 तक $1 अरब हो गई। अपने 25वें फाउंडेशन डे तक इन्फोसिस $2 अरब की कंपनी हो गई। 2006 में नारायण मूर्ति जब 60 साल के हुए तो उन्होंने इन्फोसिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन कंपनी के चेयरमैन और चीफ मेंटर बने रहे। 2011 में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के चेयरमैन पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया तो बाजार ने बगावत कर दी। हारकर 2013 में उन्हें दोबारा कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का ओहदा संभालना पड़ा। $14.2 बिलियन की इन्फोसिस और $4.3 बिलियन की वर्थ वाले नारायण मूर्ति
अपनी पत्नी सुधा मूर्ति के साथ अब भी 2 फ्लोर वाले मकान में रहते हैं, स्कोडा में घूमते हैं। भारत सरकार उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, फ्रांस सरकार लीजन ऑफ द ऑनर, ब्रिटिश गवर्नमेंट CBE जैसे सम्मान दे चुकी है। दूसरी ओर सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन है। हजारों बच्चों को पढ़ाने, उनके खाने कपड़े की जिम्मेदारी निभाती है।